इस देश में जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनकी सारी समस्याओं का जो जड़ है या मुख्य कारण है वो मनुवाद है। लेकिन बहुजन समाज में ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक मनुवाद को अच्छी तरीके से समझा नहीं है, तो इस किस्म के लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि हमारी सभी समस्याओं का हल मार्क्सवाद, समाजवाद, साम्यवाद में है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में मनुवाद मौजूद है, उस देश में कोई भी अन्यवाद सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि मनुवाद अन्य सभी वादों को नष्ट कर देता है। इस मनुवाद ने सबसे ज्यादा नुकसान उस बहुजन समाज का ही किया है जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक समाज से संबंधित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन व बुद्धिस्ट लोग आते हैं, जिनकी कुल जनसंख्या भारत में 85% के करीब है। जो सोचा था भीमराव ने वो अब सच होता जाता, वो अब सच होता जाता। हो काशी राम जी का ख्वाब हकीकत में अब है पूरा होता, हकीकत में अब है पूरा होता। हो लक्ष्य है माया बहना का जो, वही लक्ष्य तो हमारा है। चलो चलो मतदान करें हम, ये अधिकार हमारा है। ध्यान रखो नीला झंडा हाथी का चिन्ह हमारा है। कुमारी मायावती जी का जन्म दिल्ली में 15 जनवरी 1956 को अनुसूचित जाति के एक मध्यम वर्गीय जाटा परिवार में हुआ। कुमारी मायावती जी के 6 भाई और 2 बहनें हैं। आपके परिवार का मूल रूप से संबंध उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर के गांव बादलपुर से है। कुमारी मायावती जी के पिता भारत सरकार में सेवारत थे और माता ने स्वरोजगार के जरिए अपने परिवार का पालन पोषण कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ किया। कुमारी मायावती जी जिस तेजी से भारत की राजनीति में उभरी हैं, उससे राजनीतिक पंडित तो हैरान हैं ही, भारत की समस्त जनता भी चमत्कृत है। जब 3 जून 1995 को मायावती जी ने भारत के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बागडोर मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार संभाली, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव ने उन्हें भारतीय लोकतंत्र का चमत्कार कहा। एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसा पारस जिसने जिस चीज को छुआ उसका मूल स्वरूप ही बदल गया। दलितों को, पिछड़ों को, अकलियतों को तैयार करेंगे, उनको भी तैयार करें, लेकिन इसके साथ साथ नौजवान तबके को भी तैयार करना बहुत जरूरी है। यदि उनको आप लोगों ने मिशनरी नहीं बनाया तो वो चुनाव में बहक सकते। पुराने लोग हैं, उनका वोट पड़ जाता है चुनाव में, और जो नौजवान तबका है वो बहक जाता है। उसके लिए कसूरवार हमारे पुराने लोग हैं, क्योंकि उन्होंने उनको मिशनरी नहीं बनाया। वर्तमान बीजेपी की सरकार में आरक्षण की समीक्षा करने की बात कहकर तो इसकी आड़ में इसे खत्म करने का भी प्रयास चल रहा है, और लगभग यही खराब स्थिति हमें अन्य पिछड़े वर्गों की भी देखने के लिए मिल रही है। हाथ में होगा जब इख्तिदार आपके, सारी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। कारवां भीम का लेके आगे बढ़ो, कांग्रेस भाजपा ना नजर आएगी। बांध लो सर पे नीला कफन साथियों, क्योंकि कानूनी अधिकार तो मिल गए, सत्ता दूसरे लोगों के हाथों में, ऐसे लोगों के हाथों में जिनके पुरखों ने, बुजुर्गों ने आप लोगों को अपना गुलाम और लाचार बनाकर रखा। आज उनकी औलाद के हाथ में सत्ता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि बहुजन समाज के लोग शिक्षित हों, संगठित बने और संघर्ष करें, लेकिन मनुवादी व्यवस्था में भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग के लोगों को आडंबरों के बल पर शिक्षा से दूर रखा गया, ताकि वे हमेशा दूसरों की सेवा करते रहें और गुलामों की जिंदगी बसर करें। इस व्यवस्था को केवल शिक्षा के जरिए ही बदला जा सकता था। खुद कुमारी मायावती जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त की है। उनके पास BA, B.Ed व LLB जैसी डिग्रियां हैं। सत्ता में आते ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करवाया कि दलित, पिछड़े व अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे अनपढ़ ना रहें,
बल्कि पढ़ लिखकर समाज के अन्य वर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। इसके लिए उन्होंने फैसला लिया कि सभी दलित छात्रों और छात्राओं की छात्रवृत्ति दुगनी कर दी जाए। ये बच्चे शिक्षित होकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। कुमारी मायावती जी आज जनप्रिय नेता हैं, जिसने प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था को एक नया रूप दिया। उनके शासन का मूल मंत्र ही परिवर्तन है। आयरन लेडी कुमारी मायावती जी को ना तो राजनीति और ना ही सत्ता विरासत में मिली है, और आज अगर उन्हें उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है तो ये सिर्फ उनके त्याग, संघर्ष और कठोर मेहनत का ही परिणाम है। परंतु कुमारी मायावती जी ने पुरुष प्रधान और जात पात वाले समाज से लड़ते हुए सफलता का जो सफर शुरू किया, वो उन्हें आज इस मुकाम पर ले आया है कि लोग उन्हें आयरन लेडी के नाम से जानने लगे हैं। इतना ही नहीं, कुमारी मायावती जी ने आजीवन कुमारी रहने का फैसला किया ताकि वे अपना जीवन गरीबों, दलितों व मजलूमों की भलाई और सेवा में लगा सकें। भारतीय समाज में किसी महिला का ऐसा साहसिक निर्णय लेना उसकी व्यक्तित्व की मजबूती का सबूत है। भूमि के पट्टों को दलित व कमजोर तबकों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कानूनों को बदला और पट्टा करने का अधिकार तहसीलदारों को दिया। केवल इतना ही नहीं, उच्च न्यायालय की इजाजत से उन्होंने पट्टों के मामलों को निपटाने के अदालती अधिकार उप जिलाधिकारियों को दिए ताकि पट्टे के मामले स्थानीय स्तर पर ही तय किए जा सकें, और इसके लिए जरूरतमंदों को मंडल मुख्यालय, लखनऊ या कोर्ट कचहरी के चक्कर न लगाने पड़े। भूमि सुधारों को तेजी से आगे बढ़ाते हुए कुमारी मायावती जी ने पट्टों की जमीनों पर दलितों को असल कब्जा दिलाने का ऐतिहासिक अभियान शुरू किया। उन्होंने जिला कलेक्टरों को सख्त हिदायत दी कि पट्टेदारों की जमीन से दबंगों का कब्जा न केवल तुरंत हटाया जाए, बल्कि जितने समय तक दबंगों ने किसी गरीब दलित की जमीन का फायदा उठाया है, उसके लिए उन पर जुर्माना भी लगाया जाए। इस अभियान से पहली बार दलित व कमजोर तबकों को जीवन का सहारा मिला और उन्हें विश्वास हुआ कि सही मायनों में उनकी अपनी सरकार सत्ता में आ गई है। दलित व कमजोर तबकों के विकास में कुमारी मायावती जी का सबसे बड़ा योगदान और उपलब्धि डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास योजना है। ऐसे गांवों में 11 प्रमुख विकास योजनाएं लागू की गईं, जिनके तहत अब तक लगभग 17,607 किलोमीटर पक्की सड़कों का निर्माण, 14,885 किलोमीटर नाली खड़ंजों का निर्माण, 5,22,099 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, 76,193 निःशुल्क बोरिंग, 98,564 स्वच्छ पेयजल हेतु नलकूप लगवाए गए एवं 6,43,272 आवासों का निर्माण, 5,549 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, 2,44,034 परिवारों को स्वरोजगार, 2,97,624 वृद्धों को पेंशन तथा 1,58,616 विधवाओं को पेंशन दिया गया। कुमारी मायावती जी ने भारत का पहला पिछड़ा वर्ग विकास विभाग गठित किया और अनेक जातियों को पहली बार पिछड़े वर्ग में शामिल किया ताकि अधिक से अधिक लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। महिलाओं की सामाजिक स्थिति को मजबूत बनाने हेतु कुमारी मायावती जी ने मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेजों में 20% आरक्षण सुनिश्चित किया है। अल्पसंख्यकों का कल्याण कुमारी मायावती जी के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने अपने हर कार्यकाल में अल्पसंख्यकों को जान माल और मजहब की सुरक्षा की गारंटी दी है। उनके कल्याण के लिए उन्होंने अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का भी गठन किया और भारत में पहली बार अल्पसंख्यक छात्रों को वजीफा भी दिलाया। बहुजन समाज को गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था के तहत लंबे अरसे से जिंदगी के हर पहलू में गिराया व पिछाड़ा गया है। कुमारी मायावती जी ने इस किस्म की सामाजिक व्यवस्था को जड़ से बदलना ही अपनी जिंदगी का उद्देश्य माना है और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने सत्ता प्राप्त करना जरूरी समझा। कुमारी मायावती जी ने बहुजन समाज के दर्द को करीब से समझा और इस समाज में जन्मे महापुरुषों, संतों व गुरुओं के जीवन संघर्ष का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने भारत में सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार उन महानायकों के कार्यों को समझा जिन्होंने अपना पूरा जीवन दबे कुचले लोगों में आत्मसम्मान और जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के उस महान वाक्य ने कुमारी मायावती जी को विशेष तौर पर प्रभावित किया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसके माध्यम से बहुजन समाज के लोग अपनी तरक्की और सम्मान के सभी दरवाजे खोल सकते हैं।
कि अब मैं इस अछूतपन को मिटा के रहूंगा और जिनको ये अछूत समझते हैं इनको मैं जिंदगी के हर पहलू में आगे बढ़ने के लिए मैं कानूनी अधिकार भी दिलाऊंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा ही नहीं, जो संकल्प लिया था उसको उन्होंने पूरा भी किया। समाज के सभी वर्गों को न्याय दिलवाने के उद्देश्य से कुमारी मायावती जी ने थाना अध्यक्षों के पदों पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 20% एवं धार्मिक अल्पसंख्यकों तथा पिछड़े वर्गों के लिए क्रमशः 5 और 25% आरक्षण सुनिश्चित किया है। कुमारी मायावती जी का पूरी शिद्दत से मानना है कि सामाजिक परिवर्तन का कार्य तभी संभव है जब पूरा समाज इस कार्य में अपना सहयोग देता है। उन्होंने अपर कास्ट के हितों का भी पूरा ध्यान रखा है और इसकी वजह से बहुजन समाज के साथ धीरे धीरे अन्य जाति के लोग भी उनसे जुड़ने लगे। आज उनकी एक आवाज पर प्रदेश के कोने कोने से भारी संख्या में लोग उन्हें उत्साह व उमंग के साथ देखने और सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं और उनकी ये लोकप्रियता केवल उत्तर प्रदेश तक ही नहीं बल्कि भारत के हर क्षेत्र में फैल चुकी है। उनका कहना है कि अगर दबे कुचले लोगों के खिलाफ कहीं भी अत्याचार होगा तो वे उसका डटकर मुकाबला करेंगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विश्व प्रसिद्ध किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का रूप दिया और उसका नाम भी छत्रपति शाहू जी के नाम पर रखा। इतना ही नहीं, कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक मानचित्र को भी परिवर्तित कर दिया और दलित महापुरुषों के नाम पर अनेक जनपदों की स्थापना की। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद जिले से कुछ भाग को निकालकर महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर नया जिला बनाया गया। फैजाबाद जिले से अंबेडकर नगर का गठन किया गया। बस सुल्तानपुर जिले के अमेठी क्षेत्र को छत्रपति शाहूजी महाराज नगर के रूप में जिला बनाने का साहसिक फैसला किया। बस्ती जनपद में से कबीरदास नगर गठित किया गया और भदोही जिले का नामकरण संत रविदास नगर के रूप में किया गया। उत्तर प्रदेश का वो हिस्सा जो अब उत्तरांचल में चला गया है, उसमें रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत के अलावा नैनीताल जिले में से पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह के नाम पर नया जिला बनाया। अपने कार्यकाल में कुमारी मायावती जी ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हजारों लोगों को लखनऊ के चक्कर लगाने पड़ते हैं। उन्होंने महसूस किया कि अगर लोगों को स्थानीय स्तर पर ही न्याय मिल जाए तो उन्हें दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। बरसों से चली आ रही सामंती जनता दरबार की व्यवस्था को भी उन्होंने खत्म कर दिया और ये महत्वपूर्ण निर्देश दिया कि हर जिले और मंडल में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन 10 से 12 बजे तक अपने अपने कार्यालयों में जनता से मिलेंगे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता की जो समस्याएं हैं जिला स्तर पर और तहसील स्तर पर, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को कोई तकलीफ ना हो, तो हमने हर जिला हेडक्वार्टर में, तहसील हेडक्वार्टर में तो ये व्यवस्था की कि रोजाना प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक अधिकारी बैठेंगे और उनकी समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करें। कुमारी मायावती जी ने ये व्यवस्था बनाई कि छात्रवृत्ति सत्र के शुरू में ही वितरित कर दी जाए ताकि गरीब बच्चे किताबें खरीद सकें और स्कूल के लिए कपड़े बनवा सकें। इस प्रकार की संवेदनशीलता की उम्मीद केवल एक ऐसी महिला से ही की जा सकती है जो गरीबों का दुख दर्द जानती हो। कुमारी मायावती जी ने अपने कार्यकालों में यह सुनिश्चित किया कि स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के उत्थान के लिए राज्य के कुल बजट का 21% भाग अनिवार्य किया जाए ताकि दलितों और पिछड़ों का वास्तविक कल्याण हो सके। इसके अलावा गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों को सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए कुमारी मायावती जी ने उनके लिए आईएएस व पीसीएस परीक्षा के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराई और इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छत्रपति शाहूजी महाराज भागीदारी भवन की स्थापना की। आज ये संस्थान पिछड़ों के विकास का प्रमुख केंद्र है। कुमारी मायावती जी ने अनेक देशों की यात्रा भी की है और विदेशों में अपने विचारों को असरदार तरीके से पेश भी किया। वर्ष 1995 में बौद्ध पर्यटन को बढ़ाने और प्रदेश में सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने कोरिया, थाईलैंड तथा जापान की यात्रा की। वर्ष 2000 में वे महिला सांसदों के एक प्रतिनिधि मंडल में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ओर से आयोजित सम्मेलन में भाग लेने न्यूयॉर्क गईं, जहां उन्होंने स्त्री और पुरुष की साझेदारी में लोकतंत्र विषय पर भारत का नेतृत्व करते हुए ओजस्वी और प्रभावशाली भाषण दिया। वर्ष 2003 में कुमारी मायावती जी ने इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा,
स्विट्जरलैंड तथा फ्रांस की यात्रा करके उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए अप्रवासी भारतीयों और साथ ही उन देशों के प्रमुख उद्यमियों व निवेशकों को भी उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में सहभागिता का निमंत्रण दिया। इस स्मारक का निर्माण लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया है, जो कि 44 एकड़ में फैला हुआ है। इस स्मारक में डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के विभिन्न आयामों को दर्शाते हुए 8 भव्य चित्र एक आर्ट गैलरी में प्रदर्शित हैं। स्मारक के गर्भगृह में डॉक्टर अंबेडकर की बैठी मुद्रा में एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो उनके व्यक्तित्व की महानता एवं भव्यता को दर्शाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह स्मारक कुमारी मायावती जी ने पूरी तरह से दिलचस्पी लेकर पूरा करवाया और जिसका लोकार्पण खुद उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर 15 जनवरी 2003 को किया। उन्होंने आगरा यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय के रूप में रखा। इसी प्रकार कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति शाहूजी महाराज के नाम पर रखा गया। बरेली विश्वविद्यालय का नाम पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक परिवर्तन के पितामह महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पर रखा गया। तो मेरी आप लोगों से यही अपील है कि आप लोग यदि चाहते हैं मान सम्मान की जिंदगी बसर करना, स्वाभिमान की जिंदगी बसर करना, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, अपने संतों गुरुओं और महापुरुषों को यूपी की तरह आदर सम्मान देना चाहते हैं, आप लोग जुर्म जाति से निजात पाना चाहते हैं, कितना बुरा हाल है अपने लोगों का। एक IAS ऑफिसर जाके बिहार में नौकरी करता है, उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद जो हत्या में शामिल होता है वहाँ के वर्तमान राज्य सरकार उसको रिहा कर देती है, लेकिन यहाँ का आपका मुख्यमंत्री चुप रहता है। BSP ने इसके खिलाफ आवाज उठाई, ये गलत हो रहा है। नए जिले बनाकर उन्हें सामाजिक परिवर्तन के महानायकों का नाम दिया और पूरे प्रदेश में इनकी भव्य प्रतिमाएं स्थापित की, स्मारकों का निर्माण कराया तथा पुरस्कारों को देने की व्यवस्था भी की। इस श्रृंखला में 2 सबसे बड़े योगदान प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित परिवर्तन चौक और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक हैं, जहां परिवर्तन चौक सामाजिक परिवर्तन की शाश्वत परंपरा की याद दिलाता है, वहीं डॉक्टर अंबेडकर स्मारक दलित व कमजोर तबकों के हकों के लिए संघर्ष करने वाले बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की स्मृति के प्रति उनकी विनम्र श्रद्धांजलि है। ये दोनों स्मारक आज पूरे भारत में दलितों, पिछड़ों, वंचितों व अल्पसंख्यकों के लिए तीर्थ बन चुके हैं और उनकी भावनाओं का केंद्र बन गए हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर स्मारक जैसा भव्य निर्माण पूरे भारत में कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक महिला होने के नाते कुमारी मायावती जी ने समाज के हर पीड़ित वर्ग के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पोलियो तथा कुष्ठ रोगों के खिलाफ एक अत्यंत ही प्रभावी अभियान अपनी व्यक्तिगत देखरेख में आरंभ किया। उनके प्रयासों से प्रभावित होकर रोटरी इंटरनेशनल ने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय पॉल हैरिस मेडल और फेलोशिप से भी सम्मानित किया। अपने स्नेहिल और दयालु स्वभाव कारण करोड़ों लोग उनमें बहन की छवि देखते हैं और इसीलिए उन्हें लोग प्यार से बहन जी के नाम से संबोधित करते हैं। आई माया बहना, इनका क्या है कहना, सबसे प्यारी सबसे न्यारी अपनी माया बहना है। आयरन महिला है, आयरन महिला है, आयरन महिला। उनका हर शासनकाल सामान्य जनता के लिए राहत, इंसाफ और तरक्की लेकर आता है। आयरन लेडी मायावती का हर शासनकाल जहां जनता के लिए शांति और अमन चैन लाता है, वहीं प्रदेश के माफिया, गुंडों, बदमाशों और अपराधियों को जेल की यात्रा भी कराता है। उन्होंने बड़े से बड़े अपराधी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की और यहां तक कहा कि अगर उनके रहते प्रदेश की जनता सुरक्षित नहीं रहती तो ऐसी सत्ता को लानत है। ये हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है कि उत्तर प्रदेश में अन्याय मुक्त, अपराध मुक्त और भय मुक्त वातावरण पैदा करना। और यदि मैं ये नहीं दे पाऊंगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लानत है ऐसी सरकार को। उनकी निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई के कारण अपराधों में बड़े पैमाने पर कमी आई। बड़ी संख्या में अपराधी पकड़े गए तथा 70% से ज्यादा मुकदमे न्यायालय तक पहुंचाए गए। मेरी सरकार कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो अपराधी है
तो अपराधी को अपराधी मानकर चलती है। कि यदि आप लोग हर स्तर पर मान सम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करना चाहते हैं, अपनी गरीबी बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, तो फिर आपको केंद्र और राज्यों में राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी खुद अपने हाथों में लेनी होगी, जिसकी इस समय बहुत ज्यादा जरूरत है। मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा भी समय था कि जब बड़े पैमाने पर गुंडागर्दी, माफियागर्दी और जुर्म जाति बढ़ी हुई थी, लेकिन जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी तो मैंने उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के अपराध को रोकने के लिए स्पेशल स्टेप्स लिए। मेरी सरकार विकास तो समाज के हर वर्ग का चाहती है, लेकिन प्राथमिकता उन वर्गों को देना चाहती है जिन वर्गों को विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। जहां कुमारी मायावती जी ने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों को पुरस्कार दिया, वहीं लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की, निलंबन किया और मुकदमे भी दर्ज कराए। उनके इस कदम से उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार ये महसूस किया कि मुख्यमंत्री का दबदबा क्या होता है, और यदि मुख्यमंत्री चाहे तो पूरी की पूरी व्यवस्था पल भर में बदल सकती है। जिस लौह तत्व का परिचय कुमारी मायावती जी ने राजनीति में आकर दिया, उसके लिए वे जनता में आयरन लेडी के नाम से प्रख्यात हो गईं। उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए मंडलीय समीक्षाओं की प्रक्रिया शुरू की और एक तेज आंधी की तरह पूरे प्रदेश का दौरा किया। गांव-गांव आकस्मिक तौर पर जाकर विकास कार्यक्रमों का जायजा लिया, जिससे वे जनता से न केवल सीधे तौर पर जुड़ी बल्कि विकास की सच्चाई को भी करीब से देखा। वर्ष 1995 में पहली बार जब कुमारी मायावती जी सत्ता में आईं, तो उन्होंने सामाजिक व प्रशासनिक परिवर्तनों से उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल दी। उन्होंने सभी वर्गों के विकास को अपनी जिम्मेदारी समझा, लेकिन इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि जो लोग सामाजिक, आर्थिक व शैक्षिक क्षेत्र में ज्यादा पिछड़े हुए हैं, उनका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रशासन में एक नई सामाजिक चेतना जगाई और अधिकारियों को सख्ती से ये सोचने पर मजबूर किया कि प्रशासन की जिम्मेदारी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा है जो विकास से सबसे दूर हैं। उन्होंने सरकारी जमीन को भूमिहीन लोगों में बांटा ताकि दलित व कमजोर तबकों का विकास हो सके। इस योजना के फलस्वरूप भारी संख्या में भूमिहीन लोग जमीन के मालिक बने और उनकी आर्थिक प्रगति के नए मार्ग खुले। मार्च 2003 में कुमारी मायावती जी ने जैन समुदाय को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा देते हुए उन्हें उन सभी सुविधाओं का हकदार बना दिया जो कि भारतीय संविधान में दी गई है। 1995 में जब विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्मभूमि शाही मस्जिद पर महायज्ञ करने की कोशिश की, तो कुमारी मायावती जी ने कठोर फैसला लेकर किसी भी प्रकार का समझौता करने से इनकार कर दिया। इसी प्रकार 1997 में वाराणसी में एक विवादित कार्यक्रम की इजाजत भी उन्होंने नहीं दी, क्योंकि इस कार्यक्रम से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का खतरा था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुमारी मायावती जी के शासनकाल में मुस्लिम समाज के लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहे और कुमारी मायावती जी पर उनको पूरा भरोसा रहा। उत्तर प्रदेश सरकार के पास जो खेती करने के लिए सरकारी जमीन खाली पड़ी थी, उस सरकारी जमीन के 3-3 एकड़ के पट्टे काटकर हमने उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़ों को, गरीबों को खेती करने के लिए हमने फ्री दी, जिससे वहां लाखों गरीब लोगों को फायदा पहुंचा है। कि जब मान्यवर कांचीराम जी जिंदा थे, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जिंदा थे, जब वो इस देश के वीकर सेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो हमेशा कांग्रेस और विरोधी पार्टियों ने, जातिवादी पार्टियों ने हमेशा उनका विरोध किया, कभी उनका साथ नहीं दिया। लेकिन जब उनका देहांत हो गया है, तो आज उनके देहांत के बाद आज ये सभी विरोधी पार्टियां उनके अनुयायियों का, उनके समाज का वोट लेने के लिए मारी मारी घूम रही है। संविधान बनाने वाला भीम, अधिकार दिलाने वाला भीम, संविधान बनाने वाला भीम, अधिकार दिलाने वाला भीम, जो हो न सका सदियों पहले वो कर दिखलाने वाला भीम। जय भीम, जय भीम।
सत्ता में बैठे हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विरोधी लोग, हम सड़कों पे उतर के क्या करेंगे? क्योंकि हमें सत्ता परिवर्तन करना होगा। और जब केंद्र और राज्यों में इस किस्म की सरकारें जो संविधान के हिसाब से नहीं चल रही हैं, उनका एक ही रास्ता है कि उनको सत्ता से बाहर करके बीएसपी को सत्ता में लाना, तभी संविधान सही मायने में ठीक ढंग से संविधान के मुताबिक काम हो सकता है, किया जा सकता है। मैंने आपको ये बताया कि हम पूरे देश के जो दबे कुचले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो कमजोर गरीब लोग हैं, हम पूरे देश में लोगों को तैयार करेंगे। जब कुछ प्रदेशों में सरकार बन जाएगी तो फिर हमें दूसरी पार्टी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, कुछ वर्ष हमें इंतजार करने पड़ेंगे। तो फिर केंद्र में कमजोर तबके के लोगों के हाथों में सत्ता जरूर आ जाएगी, बीएसपी के हाथों में सत्ता जरूर आ जाएगी। इसके लिए हमारा प्रयास जारी है। फ्री में अब आसमान छू लिया है और दाल हम लोग खा रहे थे। एक बार मायावती का सरकार था तो 15-20 रुपया किलो था, आज 150 रुपया किलो है। हम लोग तो खूब खाएंगे ना, दाल नमक से खा रहे हैं। 2007 में जब मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, उससे पहले सपा की सरकार थी, तो अपर कास्ट के मामले में जो सरकारी नौकरियों में भर्ती थी उस पर रोक लगा दी थी मुलायम सिंह की सरकार ने। जब मेरी सरकार बनी, मैंने भर्ती पे से रोक हटाई, रोक ही नहीं हटाई, उनकी भर्तियां कराई और मेरी हुकूमत में लगभग 30 लाख अपर कास्ट के लोगों को मैंने नई नौकरियां दी। जब हमारी गवर्नमेंट बन जाएगी तो आपको बिना कहे हुए आपका रिजर्वेशन का कोटा पूरा किया जाएगा। फिर आपका प्रमोशन में जो रिजर्वेशन या जो अन्य समस्याएं हैं वो पैदा नहीं होंगी। और इसके साथ ही जिन क्षेत्रों में आप लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है वहां भी आप लोगों को रिजर्वेशन जरूर दिया जाएगा। और बैकवर्ड क्लास के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, उनको भी जिन क्षेत्रों में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है उनको भी रिजर्वेशन दिया जाएगा। अपर कास्ट समाज के हितों का भी ध्यान रखा जाएगा, उनमें से जो गरीब तबके के लोग हैं उनको भी आर्थिक आधार पर भारतीय संविधान में संशोधन करके हम उनको आरक्षण की व्यवस्था जरूर सुनिश्चित कराएंगे। एक व्यक्ति को एक महीने में केवल 5 किलो ही मिलेगा अनाज, ये सामग्री 5 किलो ही मिलेगी। चाहे आप उसमें चावल थोड़ा ले लो, थोड़ा गेहूं ले लो, थोड़ा मोटा अनाज, सबको मिलाकर ही केवल एक व्यक्ति को एक महीने में केवल 5 किलो ही ये अनाज इस नए विधेयक के तहत मिलेगा। अब 5 किलो को तो वो 10 दिन में खा लेगा, तो बाकी 20 दिन वो क्या करेगा? देश के कोने कोने में जो हमारी बहन बेटियां माँ हैं तो उनके साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है, जुल्म जाती हो रही है। सरकार क्या कर रही है? सरकार को देखना चाहिए, इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। चाहे पूरे देश के अंदर, चाहे किसी भी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना हो, हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर महिलाओं के बारे में, मान सम्मान के बारे में सोचना चाहिए। सरकार को बोलना चाहिए। सरकार चुप क्यों है? आप मिले हुए हैं क्या वहाँ पर? कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल ये दलित विरोधी हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि ये लोग अपने पैरों पे खड़े हों, इस देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग। और इसी प्रकार कांग्रेस और उनके जो घटक दल हैं, इस मामले को इन्होंने बहुत लंबा लटकाया। मैं एक दलित वर्ग से ताल्लुक रखती हूँ, मेरे ऊपर ज्यादा आंख रखी जाती है। मैं करती हूँ 5 ट्रांसफर बताए जाते 50। आप मुझे वो सूची दे दे कि एक दिन में मैंने 200 अधिकारियों के ट्रांसफर किए। आप क्यों लोगों को गलत प्रचार करते हैं? ना आपको गलत बात जनता की अदालत में नहीं कहनी चाहिए, तो माफी मांगनी चाहिए अदालत के लिए। आप गलत बोल रहे हैं कि एक दिन में मैंने 200 ट्रांसफर किए हैं। आपके पास यदि सूची है तो आप बताएं, अदालत को बताएं। किसी भी स्टेट में नई गवर्नमेंट बनती है, चाहे उत्तर प्रदेश है या देश का और भी कोई प्रदेश है, जब कोई मुख्यमंत्री, कोई नई सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनता है, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाता है, अधिकारी ट्रांसफर करता है। तो रूटीन एक सिस्टम है।